दही ले लो भाई, दही, मीठे ताजा दही ले लो। बड़ी दूर से आई हूँ, मकर संक्रांति का तोहफा लाई हूँ। जनवरी का महीना था, ठंड अपने चरम पर थी। गांव के चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। मकर संक्रांति के आने की तैयारी हो रही थी। बाजार में तिल, गुड़, पतंग और पकवानों की रौनक थी। लेकिन गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक महिला सुनीता अपने 8 साल के बेटे राजू के साथ बैठी थी। उनकी झोपड़ी से पतंग की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशी की कोई पतंग नहीं थी। सुनीता का पति रमेश 1 साल पहले खेत के काम करते हुए एक हादसे में चल बसा था। उसके बाद से सुनीता और राजू की जिंदगी बदल गई। सुनीता अपना घर चलाने के लिए सेठ मोहन के यहाँ से दूध लेती और उसे दही जमाकर गांव-गांव जाकर बेचा करती थी। सुनीता का दही मीठा और ताजा होने के कारण गांव वालों को बहुत पसंद आता था। राजू, बेटा बाहर बहुत ठंड है, तुम घर में ही रहना और मैं खाना बनाकर रखती हूँ। समय पर खाना निकाल कर खा लेना। मैं जा रही हूँ दही बेचने। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं घर पर ही रहूँगा, पर तुम जल्दी आना। दही ले लो, दही आपके गांव में आ गया है। शुद्ध ताजा दही, मीठा खट्टा, जैसा मन चाहे ऐसा दही ले लो। दही खाकर अपना सेहत बनाओ। मेरे यहाँ का दही एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ऐसा बोलते ही गांव वालों की भीड़ सुनीता के पास लग जाती है। इस गांव में एक सरला काकी रहा करती थी, जो सुनीता के दही खाए बिना उनके गले से एक निवाला नहीं जाता था। सुनीता, मुझे कल 1.5 kg दही देना। वो क्या है ना कि कल मकर संक्रांति है और मेरे बेटे बहू को चूड़ा दही बहुत पसंद है। ठीक है सरका काकी, मैं कल आपको 1.5 kg दही दे दूंगी। सुनीता, मुझे भी कल 1 kg दही दे देना। सुनीता बेटा, जरा इसमें 1 kg दही कर देना। चाचा, दही तो अब खत्म हो चुका है। क्या थोड़ा सा भी दही नहीं बचा? नहीं रामदीन चाचा, थोड़ा सा भी दही नहीं बचा। पर आप निराश मत होइए चाचा, मेरे घर में अभी 1 kg दही और बची हुई है। मैं शाम तक आपको दही पहुंचा दूंगी। ठीक है बेटा, शाम तक पहुंचा देना। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी है, उसे दही के साथ ही खाना होता है और अभी दही खत्म हो गया है। अब जब दही आएगा तभी दवाइयाँ खा पाऊंगा। ठीक है चाचा, मैं शाम को आकर दही दे जाऊंगी। सारा दही खत्म हो जाने के बाद सुनीता घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। तभी सुनीता की नजर एक चाय वाले दुकान पर पड़ती है। वहां पर 2 लोग अलाव जलाकर चाय की चुस्की ले रहे थे। हे भगवान, ठंड बहुत लग रही है और यह बारिश को अभी ही आना था। मैं भी चलती हूँ चाय वाले दुकान के पास। ये कहते हुए सुनीता चाय वाले दुकान के पास पहुंचकर खड़ी हो जाती है और बारिश खत्म होने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां अलाव के पास खड़े 2 बदमाश सुनीता से कहता है, ये दही वाली, चल दही निकाल के मुझे 1 kg दही दे। भैया, अभी मेरे पास बिल्कुल दही नहीं बचे हैं। क्या दही नहीं बचे हैं? इसका मतलब कमाई अच्छी हुई है। चल दही के पैसे निकाल, नहीं तो तेरे इस इलाका में आना जाना बंद हो जाएगा। सुनीता डरते हुए बोली, भैया, मैं गरीब हूँ, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है और मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मुझे जाना चाहिए। फिर भी वे लोग दोनों बदमाश बिल्कुल भी सुनीता पर तरस नहीं आता और सुनीता का पैसे की गैटरी छीन लेता है। फिर सुनीता उदास मन से घर चली जाती है। माँ, आज आपने आने में बहुत देर लगा दी। हाँ बेटा, आते वक्त बहुत जोर की बारिश होने लगी थी, इसीलिए मैं एक चाय वाले दुकान के पास ठहरी हुई थी। चलो ठीक है माँ, आप पैर हाथ धो लो,
फिर हम दोनों मिलकर साथ में खाना खाएंगे। राजू, बेटा आज शाम को मुझे रामदीन काका को दही देने जाना है। वह क्या है कि सुबह दही बिल्कुल नहीं बची थी। ठीक है माँ, अगर आप रामदीन काका को दही देने जा रही हो तो उनके बागान से अमरूद मांग कर लेते आना। मुझे आज अमरूद खाने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं आते वक्त लेते आऊंगी। रामदीन काका, ओ रामदीन काका। चाचा जी, मैं आपके लिए दही लेते आई हूँ। बर्तन लेते लिए। धन्यवाद बेटा। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मुझे लगा तुम दही लेकर नहीं आओगी। कैसी बात करते हो रामदीन चाचा, मुझे दही लेकर आना ही था। आपको दही के साथ दवा जो खानी होती है, चाहे बारिश हो या आंधी, मैं आपको दही देने जरूर आती। ठीक है बेटा, तेरा भला हो। रामदीन चाचा, 2 अमरूद मिल जाएंगे क्या? राजू को बड़ा मन कर रहा था अमरूद खाने का। उसको आपकी बाग की अमरूद बहुत पसंद है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम यहाँ रुको, मैं अभी अमरूद लेकर आता हूँ। ये लो बेटा अमरूद, ये बहुत ही मीठी है। खाते वक्त थोड़ा काला नमक मिला लेना, सर्दी नहीं होगी। चाचा, फिर मैं चलती हूँ। बेटा, मैं सेठ के यहाँ से दूध लेकर आती हूँ। कल मेरी दही की ज्यादा मांग है। माँ, तुम इतना सारा काम कैसे करती हो? घर का भी काम और बाहर का भी काम सब तुम करती हो। क्या आप थकती नहीं हो माँ? अगर मैं थक जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा बेटा? ऐसा कहकर सुनीता सेठ के यहाँ से दूध लाने चली जाती है। सेठ जी, आज मुझे 4 केजी दूध ज्यादा चाहिए। वह क्या है ना, कल मकर संक्रांति है तो सभी कोई दही की ज्यादा मांग किए हैं। वाह सुनीता, तुम्हारा तो कारोबार अच्छा चल रहा है और दही के नाम से तो तुम प्रचलित हो गई हो। हाँ मोहन सेठ जी, कारोबार तो ठीक चल रहा है भगवान की दया से। सुनीता दूध लेकर घर जाती है और दूध को मटके में डालकर अच्छे से पकाती है और अच्छे से पकाने के बाद गर्म कपड़े से ढककर दही जमने के लिए रख देती है। और इधर सेठ मोहन सुनीता की तरक्की को देखकर मन ही मन बहुत जलने लगता है। देखो ना भाग्यवान सुनीता को, वह तो मेरे से ही दूध लेकर और मुझसे ही आगे बढ़ते जा रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं उसे अपने से आगे बढ़ते नहीं देख सकता हूँ। हाँ जी, मैं देख रही हूँ सुनीता की बच्ची को। उसकी बहुत पंख होते जा रहे हैं और तो वह दही वाली के नाम से प्रसिद्ध भी हो गई है। अगली सुबह सुनीता दही बेचने गांव की ओर निकल पड़ती है। उसी दिन सुनीता की बहुत अच्छी कमाई होती है और अपने बेटे राजू के लिए एक पतंग खरीद कर लाती है और राजू पतंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है। शाम को जब सुनीता सेठ मोहन के यहाँ से दूध लेकर आई तो घर जाकर देखी कि इस बार सेठ ने दूध में पानी की मात्रा ज्यादा मिलाकर दिया है। फिर वह उदास मन से बेड पर लेट गई और अगली सुबह वह दही बेचने नहीं गई। उसे पता था कि यह पानी वाला दही कोई नहीं खरीदेगा। घर में कोई है क्या? हाँ बाबा, बोलिए क्या बात है? बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ दही की तलाश में। मुझे पता चला है कि तुम दही बेचने का कारोबार करती हो। आज मकर संक्रांति है तो दही खाना था। मैंने कई दुकानों में पूछा पर सब जगह दही खत्म हो चुका है। मैं बड़ी आशा और उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। क्या मुझे थोड़ी सी दही मिलेगी? बाबा, मेरे पास दही तो है पर अच्छी दही नहीं है। बिल्कुल पानी वाली दही है। इसीलिए मैं आज दही बेचने गांव में नहीं गई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पास जैसी भी दही है वह मुझे दे दो। सुनीता ने सारे दही उठाकर उसे बाबा को दे देती है। फिर बाबा ने सुनीता को पैसे देने लगते हैं। तब सुनीता बोलती है, बाबा, मैं इस दही के पैसे नहीं लूंगी।
यह दही ऐसे भी मेरे बेकार थे। आप इसी तरह यह दही ले जाओ और मकर संक्रांति का त्योहार मनाओ। ठीक है बेटा, अगर तुम पैसा नहीं लेना चाहती हो तो मत लो, मगर मैं तुम्हें इस मकर संक्रांति पर मैं तुम्हारे कर्म को आजमाना चाहता हूँ। यह लो घड़े, मेरे पास 3 घड़े हैं, इसमें से तुम कोई एक घड़ा ले लो। अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तो तुम्हें अच्छा परिणाम मिलेगा, अगर तुम बुरा कर्म की होगी तो तुम्हें बुरा परिणाम मिलेगा। अब तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म इस घड़े से ही मापे जाएंगे। बाबा, मैं कुछ समझ ही नहीं। हाँ बेटा, यह कर्मों का घड़ा है। जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, और जो बुरा कर्म करता है उसका अंजाम भी बुरा होता है। यह कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं है, यह कर्मों का घड़ा है। यह सब बातें मोहन सेठ एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा था। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास आया और बाबा से बोला, बाबा, मैं आपकी सारी बातें सुन लिया हूँ। क्या आप मुझे भी एक घड़ा दे सकते हो? मैं भी अपने कर्म को आजमाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। लो, तुम भी एक घड़ा ले लो और अपने अपने कर्म को आजमा लो। सुनीता और मोहन सेठ उन तीनों घड़ों में से एक एक घड़े अपने पसंद के ले लेते हैं। बाबा दोनों को एक एक घड़े देकर वहां से लुप्त हो जाते हैं और इधर सुनीता और सेठ मोहन घड़े को ले जाकर अपने अपने घरों में खोलते हैं। जब सुनीता अपने घड़े को खोलती है तो उसके घड़े में से बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं, और उधर सेठ मोहन घड़े को खोलता है तो उसमें से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। सुनीता सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, जो आपने मेरे अच्छे कर्म को पहचाने। भगवान, मैं इस सोने के सिक्के का इस्तेमाल अच्छे कामों में करूंगी। मैं एक गाय खरीद करके लाऊंगी और दूध निकालकर दही जमाऊंगी। फिर सुनीता गांव के बाजार से गाय खरीदकर आ रही होती है। तब सेठ मोहन सुनीता को देखता है और मन ही मन बोलता है, लगता है सुनीता को घड़े में से कुछ अच्छा ही प्राप्त हुआ है, तभी यह गाय खरीद करके आ रही है। हे भगवान, हमेशा सुनीता के साथ ही अच्छा ही क्यों होता है? मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। सुनीता, ये गाय तुमने कितने में खरीदे? मेरे यहाँ से गाय खरीद ली होती, मैं तुम्हें कम दामों में ही दे देता। क्या जरूरत थी गांव के बाजार से गाय खरीदने की? सेठ मोहन भैया, वो क्या है ना कि आपकी गाय आजकल बहुत ही पानी दे रही थी। दूध की मात्रा उसमें तो बहुत कम ही था, जिस कारण दही अच्छी नहीं बन पा रही थी। इसीलिए मैं गांव की बाजार से ही गाय खरीदी। यह बात सुनकर सेठ मोहन क्रोध से भर गया और उसके अंदर अधिक जलन की भावना प्रकट हो गई। और इधर सुनीता दही के व्यापार को और भी बढ़ा दी। उसने गांव में ही एक दही का दुकान खोली। बहन जी, मुझे 1 केजी दही देना। सुनीता, मुझे भी 1 केजी दही देना। इस तरह करके सुनीता का दही सारा बिक जाता है और वह घर वापस आ जाती है। पार्वती, कल रौनक का जन्मदिन है। मैं सोच रहा हूँ इस बार रौनक के जन्मदिन पर गांव वालों को दावत पर बुला। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सेठ मोहन कुछ कुछ गांव वालों को निमंत्रण दे देता है। फिर वह सुनीता के पास जाता है और सुनीता से कहता है, सुनीता, कल मेरा बेटा रौनक का जन्मदिन है। मैं गांव वालों को भी निमंत्रण दिया है। इसके लिए मुझे कल 10 केजी दही की जरूरत पड़ेगी। तुम तैयार रखना, और हाँ, तुम भी राजू के साथ जन्मदिन में शामिल जरूर होना। हाँ जी सेठ मोहन भैया, मैं कल आपको 10 केजी दही दे दूंगी। आप फिक्र मत करो, मैं भी आऊंगी राजू के साथ। यह कहकर सेठ मोहन वहाँ से चला जाता है और मन ही मन में सोचते जाता है, जन्मदिन तो एक बहाना था सुनीता बहन। अब देखो मैं तुम्हें कैसे गांव वालों के सामने नीचा दिखलाता हूँ। रात हो जाती है। सुनीता दूध को अच्छी तरह से पकाकर उसमें जोरन डालकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। जब आधी रात हो जाती है तो उधर सेठ मोहन और उसकी पत्नी सुनीता के घर चुपके से आते हैं और जमे हुए दही में दवाई मिक्स कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सुनीता बहन, दही तैयार है ना? हाँ सेठ मोहन भैया, दही तो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। आप जब चाहो
तब ले जा सकते हो। नहीं सुनीता बहन, जब तुम शाम को आना तो दही लेते आना और तुम ही अपने हाथों से सबको दही परोसना, क्योंकि तुम्हारे हाथ के दही गांव वालों को बहुत पसंद आते हैं। जी भैया ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। शाम हो जाती है और सभी कोई दावत पर आते हैं और सुनीता भी अपनी दही को लेकर सेठ मोहन के घर पहुंचती है। भीड़ सबको अपने हाथों से दही परोस कर खिलाती है। धन्यवाद सुनीता बहन, तुमने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं भैया, पड़ोसी एक दूसरे के काम ही आते हैं। ठीक है भैया, अब रात काफी हो गई है, मैं घर जाती हूँ। चलो सरिता बहन, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं सेठ मोहन, भैया मैं चली जाऊंगी। रात हो जाती है और सभी को अपने अपने घरों में सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो जो लोग मोहन के घर दावत पर आते हैं उनकी सबकी तबीयत खराब हो जाती है। सब कोई समझ गए थे कि खाने में ही कुछ मिलावट थी, इसलिए सबको मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और सेठ मोहन की खाने के बारे में बताते हैं। जाकर मोहन सेठ को यहाँ बुला कर लाओ। फिर मोहन सेठ मुखिया के पास आता है और मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, मैंने अपने खाने में कुछ नहीं मिलाया था, आप सुनीता से पूछ लो। सुनीता के दही में ही मिलावट थी। सेठ मोहन की बात सुनकर मुखिया और गांव वाले चकित हो जाते हैं। किसी ने तो खाने की मिलावट के बारे में कुछ बोला ही नहीं था और यह अपने आप ही यह बात बोल रहा है। सब कोई समझ जाते हैं कि यह सुनीता को सिर्फ फंसा रहा है, इसी ने ही सब कुछ किया है। फिर भी मुखिया सुनीता को बुलाता है। फिर सुनीता वहां आती है और मुखिया सेठ से कहता है, अब बताओ सेठ मोहन, सुनीता ने दही में क्या मिलाया था? मुखिया जी, सुनीता ने दही में दवाई मिक्स की थी, जिस कारण गांव वाले की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। यह बात सुनकर सुनीता बहुत ही आश्चर्य में हो जाती है और मुखिया से बोलती है, मुखिया जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपने बेटे राजू की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? दही बेचने का कारोबार मेरा एक दिन का नहीं है, मैं कई दिनों से बेचते आ रही हूँ। मेरे बेटे राजू का भी तबीयत खराब है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? फिर मुखिया ने सेठ मोहन को डरा धमकाकर उससे पूछा तो सेठ मोहन ने सारी बात कबूल कर ली। हाँ मुखिया जी, मैं ही दही में दवाई मिक्स किया था। मुझे गांव वालों को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। मैं सुनीता की तरक्की को देखकर चलने लगा था, इसलिए मैंने ही सुनीता के घर जाकर दही में दवाई मिक्स की थी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ तो तुम फिर ऐसा ही करोगे? गांव वालों मारो सब इसको मिलकर। फिर गांव वालों ने सेठ मोहन को मिलकर अच्छे से धुलाई कर देता है और सुनीता अपने घर वापस चली जाती है।